हेलो एवरीवन। सो होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपके जो बेसिक चीज़ें जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं इनकम टैक्स के बारे में, या फिर आपने उनको स्किप कर दिया है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने आज तक इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, भूल गए हो या रिवीजन करना है जो भी पढ़ा है, तो वो सारा आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक नाउ, इनकम टैक्स। सो सबसे पहले तो आज हम पढ़ने क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। सबसे पहले आ जाएगा कि कंपोनेंट्स क्या हैं इनकम टैक्स लॉ के। तो कुछ 5 हैं। सबसे पहले आता है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद आता है हमारे पास एनुअल फाइनेंस एक्ट। उसके बाद है आपके पास इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। फिर है लीगल डिस्कशन। अब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, उसका थोड़ा सा मैं आपको एक जिस्ट दे दूंगी। कुछ ज़्यादा हम बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो इसलिए। उसके बाद है हमारे पास स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो ये टैक्स लाइबिलिटी और टोटल इनकम क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस से आपका एक क्वेश्चन आ चुका है पहले। एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। कुछ पता हो या ना पता हो, ये आप सबको पता होगा कि 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, कैपिटल गेन्स, प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी। इतना तो कम से कम हमें पता होगा क्योंकि हमने इनकम टैक्स ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है थोड़ा बहुत। उसके बाद कंप्यूटेशन कैसे कैसे करनी है आपको, हर एक हेड के अंदर, हर एक हेड का अपना अलग एग्जेम्पशन होता है, अलग डिडक्शंस होते हैं, तो वो कैसे करेंगे। देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड, एटसेट्रा। ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 2020 में आ चुका है। ओके। देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस total income, then deductions from GTI, computation of TI, and TI बोले तो total income, ठीक है, या फिर taxable income भी आप कह सकते हो। एंड GTI मतलब gross total income। उसके बाद है computation of tax liability। फाइन। उसके बाद हम थोड़ी बहुत जो डेफिनेशंस हैं हमारे, हमें वो देखना पड़ेगा। तो डेफिनेशंस क्या क्या है यहाँ पे, एसएससी, असेसमेंट पर्सन इनकम, इंडिया, इंडिया की भी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे ना इंडिया, वो नहीं है, कुछ और है। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट और एवरेज रेट। देन यू हैव बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स। तो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है। सी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आई हैव नॉट कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और एक वीडियो में जो जो हम कर सकते हैं और जो बेसिक चीज़ें आपको पहले स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, हम वो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा बहुत आपको ये वाला पार्ट डिस्कस करवाऊंगी। उसके बाद इस वाले में से सब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इसके बारे में, और थोड़ा-थोड़ा आपको ये क्या है और कंप्यूटेशन ऑफ जीआई क्या है, ठीक है, ये सब करेंगे। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट जो आपके डेफिनेशंस है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाएंगे और ये वाला अभी नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं अपनी स्क्रीन। यस। सो लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस। ओके। सो ये जो बॉक्स है आपका, ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, हर साल इस बॉक्स में से क्वेश्चन आया है अभी तक। मतलब मैं अब आपको बताती हूँ, 2019, 18 एंड 20, तीनों साल इस बॉक्स में से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सिंपल सा होता है, कुछ ऐसा पहाड़ नहीं पूछा होता है उन्होंने। और अब आप कहोगे कि सेम क्वेश्चन, नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, पर बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस हैं और हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारे पास जो कि एक इंसान जो है, ठीक है, जिस पे
इंसान कह लो आप या फिर पर्सन के, जैसे आपके इनकम टैक्स में अलग ही डेफिनेशन है तो वो तो आप देखोगे। तो जो इंसान उसको पे कर रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, ठीक है, बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, आप हो और गवर्नमेंट है और टैक्स पे कर रहे हो, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। पर अगर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे हो और बीच में कोई इंटरमीडिएरीज आ रहे हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट नहीं पे कर रहे हो, कोई बीच में बंदा था, पहले आपने उसको दिया, वो बंदा जाके कलेक्ट कर रहा है सबसे और उसके बाद वो जाके गवर्नमेंट को पे कर रहा है, देन इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इंपॉर्टेंट, मैंने फिर से बोला, एक बार इसका क्वेश्चन क्या आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, फिर आपको कुछ कुछ दे रखे थे ऑप्शंस, आपको बताना था, इजी क्वेश्चन था, पर फिर भी काफी लोगों ने गलत किया ही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था नेक्स्ट ईयर में कि इनकम टैक्स इज अ डैश टैक्स, उसके बाद प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, फलाना ढिमका, इस टाइप के चीजें पूछ रखी थी। तो आपको ये जो बॉक्स है इसको ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो एक अभी मैंने आपको मीनिंग बताई है, मैं फिर से यहाँ पे जो लिखा है, इफ अ टैक्स लेविड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, इनकम बोले तो जो आप कमा रहे हो, वेल्थ मतलब आपकी ऑलरेडी कुछ जमा पूंजी थी, ठीक है, कमाई नहीं है पर थी आपके पास, बहुत रईस थे आप लोग, तो उसकी वजह से भी अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है, ठीक है, इज पेड बाय दैट पर्सन, तो वो पर्सन पे कर रहा है या फिर उसका ऑफिस जो है वो पे कर रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट टैक्स। इसको याद रखना, ये जो मैंने बोला है ना यहाँ पे, अभी आगे काम आएगा, पर्सन और हिज ऑफिस, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारे पास, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज पे आपके लेवी होंगे, और इसमें क्या होता है कि एक पर्सन कलेक्ट करेगा फ्रॉम बायर्स, ठीक है, और उसके बाद वो जाके गवर्नमेंट को पे करेगा, तो ऐसा टैक्स क्या होता है हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक स्टोरी सुन लो छोटी सी, अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छे से क्या याद हो जाएगा, सी, सपोज एक्स था, ठीक है, और ये वाई था, ठीक है। एक्स एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान है जो कि कहीं पे जॉब करता है, ठीक है। उसके पास सपोज उसकी जो सैलरी थी, मान लो कि 50,000 रुपए थी पर मंथ की, ओके, 50,000 का इसका पैकेज था, वाओ, ओके। अब इसमें से ये क्या करता है कि अब इसको सैलरी मिल गई, ठीक है, सैलरी मिली, बहुत खुश हुआ, मैसेज आया फोन पे कि भैया तुम्हारी सैलरी जो है हमने क्रेडिट कर दी है। इसने देखा कि भाई 50,000 का बोला था पैकेज, पर सैलरी तो मेरे पास आई है सपोज 46,500, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये गया अपने एचआर के पास, पूछा कि मैडम सैलरी तो आपने 50,000 बताई थी, ये पैसे कहाँ कटे 3500 रुपये। तो मैम कहती है बेटा टैक्स पढ़ा था ग्रेजुएशन के टाइम पे, पढ़ा होता ना तो ये क्वेश्चन नहीं पूछती तुम मुझसे। तुम्हारी सैलरी 50,000 है, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, तो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो एचआर ने क्या बोला कि तुम्हारी सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट तो हमने पीएफ में दे दिया, बुढ़ापे में जो तुम्हारे काम आने वाला है, और थोड़ा सा पार्ट गवर्नमेंट को हमने पे कर दिया तुम्हारे बिहाफ पे, तुम क्या सब करते रहोगे, हमारी कंपनी का तो ऑलरेडी है ही गवर्नमेंट के साथ रिश्ते नाते, तो हमने ही, क्योंकि तुम हमारे एम्प्लॉय हो तो हमने ही तुम्हारा जो टैक्स है वो पे कर दिया। तो ये क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स, की इनकम टैक्स था, उसको इनकम मिली थी, उसको सैलरी मिली थी 50,000 रुपए, तो उसने नहीं किया, तो उसका जो ऑफिस था, अभी बोला ना अभी, पर्सन और हिज ऑफिस, ऑफिस का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे वो काम काम ही करता हो, अगर वो काम करवाता भी है वहाँ पे और वो पे कर रहा है तो भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी शॉप है, ओके, तो आपकी शॉप कुछ प्रॉफिट कमा रही है, कुछ इनकम अर्न कर रही है, तो वो भी तो पे कर सकती है ना टैक्स, ओके। तो वो मतलब है इसका यहाँ पे हिज ऑफिस, ओके। तो यहाँ पे ये वाला समझ में आया एक्स का। नाउ वाई के केस में क्या हुआ, वाई की थी एक शॉप, ठीक है, वाई सैलरीड पर्सन नहीं था, उसकी थी एक शॉप, और
वो क्या था, कुछ भी बेचता था सपोज, ठीक है। अब उसने कुछ बेचा, तो जो भी चीज उसने बेची, सपोज उसने एक्स को ही कुछ चीज बेची, ओके। बिल बना, उसने एक्स ने बोला कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर चीज है, दे दो। मान लो कि वो जो चीज थी वो 500 रुपीज की थी, फाइन। 500 रुपए की चीज थी। उसके बाद एक्स क्या देखता है कि उसके बिल के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, GST, ठीक है, GST। अब मान लो वो सपोज 18% GST थी उसकी, और वो भी ऐड हो रखी थी। नाउ 18% कितना हो जाएगा, कुछ 90 रुपए, राइट। तो मतलब कि उसका जो बिल बना वो कितने का बना, 590 का बना आपका पूरा बिल, ओके। तो एक्स ने पूछा, भाई ये क्या है, ये मैंने तो 500 रुपये का सामान लिया था, ये तुमने 18% ये क्या जोड़ा। तो वाई ने भी सेम आंसर दिया। अगर ग्रेजुएशन के टाइम पे टैक्स पढ़ा होता ना तो ये नौबत ना आती। तो एक्स क्या बोलता है कि, वाई क्या बोलता है कि भाई ये टैक्स है जो गवर्नमेंट लेवी करती है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो तुम एक एक चीज मार्केट से जाके खरीदोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम एक एक चीज को जाओगे और फिर गवर्नमेंट को दे के आओगे। पर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे कलेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरी पॉकेट में नहीं जाएगा, ये मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जो टैक्स था वो तो एक्स ने पे किया, पर वाई ने कलेक्ट करके उसको वो इकट्ठा क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 90 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा। बाकी जो इसका प्रॉफिट होगा उस पर अलग से इनकम टैक्स लगेगा वाई के लिए। पर जीएसटी में क्या है या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि आप नहीं पे कर रहे हो डायरेक्ट गवर्नमेंट को। आप क्या कर रहे हो, किसी इंटरमीडियरी को पे कर रहे हो, किसी मिडल मैन को पे कर रहे हो, जिससे आप अपने गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहे हो, उसको आप पे कर रहे हो। और वो सबके कलेक्ट करके जाएगा गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को वो पे कर देगा, ओके। तो अब ये जो वर्ड था इंसिडेंस और बर्डन, इनके दोनों के मतलब समझ लो। बर्डन क्या होता है आपके पास कि बोझ किस पे, सिरदर्दी किसको होएगी कि भाई मेरे को टैक्स पे करना है, पे करना है, पे करना है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी इस साल क्या रूल चलाया है कि जो भी टीडीएस फाइल नहीं करेगा, ठीक है, या जो भी टैक्स जो है, सॉरी टीडीएस नहीं, जो भी रिटर्न्स फाइल नहीं करेगा उसका हम डबल कर देंगे रेट। मतलब कि मान लो अगर तुम पहले तुम्हें 10% के हिसाब से देना पड़ रहा था, पर तुमने स्किप कर दिया कि मैं तो नहीं कर रहा, तो उसके बाद क्या होगा आपको, फिर आप जब पे करोगे ना तो 20% पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम आओ और पे, जो भी तुम्हारा फाइलिंग वगैरह का काम है वो करके जाओ। तो यहाँ पे बर्डन किसको होगा, जैसे ये जो एक्स था, एक्स को बर्डन था ना कि भाई टीडीएस फाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट तो आके मेरे को पकड़ेगी ना। पर क्या वाई को ऐसा था, वाई को अपनी इनकम के लिए होगा, राइट। तो जिसको बर्डन होता है कि भाई मेरे को टैक्स पे करना है, वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे क्या है, मोर इनकम अट्रैक्ट्स मोर इनकम टैक्स। जितना कमाओगे उतना टैक्स भरोगे। अब ये लाइन इज इंपॉर्टेंट, टैक्स बर्डन इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या है आपका, कि अगर आपकी इनकम जो है, अगर इनकम कम है तो आपको जो टैक्स है वो भी कम पे करने पड़ेंगे। इनकम कम, टैक्स कम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ टैक्स इज फ्लैट ऑन ऑल इंडिविजुअल्स। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बढ़ेगा घटेगा नहीं आपके लिए। जो एक दूसरा बंदा पे कर रहा है, मतलब जो एक रिच पर्सन पे कर रहा है वही एक पुअर पर्सन को पे करना पड़ेगा, जो एक पुअर पर्सन पे कर रहा है वही एक रिच पर्सन को पे करना पड़ेगा। तो जैसे इनकम टैक्स में आपने टैक्स स्लैब सुना होगा, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, राइट। तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग था। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट बढ़ता रहेगा। पर वेराज अगर आप एक इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी देखो, तो अगर वहां पे 18% है तो वो सभी के लिए 18% होगा, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। अलग अलग चीजें जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिग्रेसिव टैक्स। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है कि आपके डायरेक्ट टैक्स, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ेगा। रिग्रेसिव मतलब सबके लिए एक बराबर। नाउ इंसिडेंस मतलब क्या होता है कि जिसने इनकम कमाई है वही बंदा जो है उसको पे करेगा। यहाँ पे क्या था
कि जैसे आपने गुड परचेज किया पर जीएसटी पे करने की, गवर्नमेंट को पे करने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ़ जो सेलर है, जहाँ से आपने अपने गुड्स परचेज़ किए हैं, उसको पैसा दो और आपका काम वहाँ पर खत्म। अब बाकी जो काम है वो सेलर जाने और गवर्नमेंट जाने। तुम्हारा काम यहीं पे खत्म। तुमने जो भी बिल में जीएसटी की अमाउंट थी वो पे कर दी, दैट्स इट। तो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट का क्या मतलब? इंसिडेंस मतलब कि जो किसने इनकम कमाई और किसने उसको पे किया। तो डायरेक्ट टैक्सेस में सेम पर्सन पे करता है। सेम पर्सन जो है जो इनकम कमा रहा है वही गवर्नमेंट को पे करेगा। व्हेरेas यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट पर्सन्स पे होता है। जो सेलर है, जिसने सेल किया है गुड्स, वो पहले कलेक्ट करेगा, जो भी उसके कस्टमर्स थे जिन्होंने भी परचेज किया था गुड्स, उनसे जीएसटी कलेक्ट करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके। उसके बाद इवेजन। इवेजन क्या है कि इनकम टैक्स में तुम नहीं दिखा रहे गवर्नमेंट को, कह रहे हो पैसे तो कमा रहे हो। सपोज काफी सारे लोग क्या होते हैं, ट्यूशंस देते हैं, राइट? और ट्यूशन से वो कमा लेते हैं आराम से अपना, सपोज 6-7 महीने का उनका आराम से काफी आ जाता है। ओके। या फिर वो आप कह लो कि मंथली वो 50-60 हज़ार रुपए आराम से कमा रहे होते हैं ट्यूशन से। ओके। पर उन्होंने ना ऐसे कोई रिसीट वगैरह नहीं बनाते, वो सारा लेन देन जो है वो कैश में कर रहे हैं। और ना ही ऐसे बड़े बड़े बोर्ड पैनर्स लगा रखे हैं कि पता चले किसी को। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं कि भाई तुमने ट्यूशन क्लासेस खोल रखी हैं। तो तुम्हारा जो टैक्स इवेजन है, टैक्स इवेजन मतलब कि तुम बच गए। तुमने नहीं बताया गवर्नमेंट को कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ और तुमने नहीं दिया तो टैक्स इवेजन डायरेक्ट टैक्सेस में पॉसिबल है, क्योंकि वो तुम नहीं बता रहे तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर डिफिकल्ट है। यहाँ पर क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि सपोज आपने कुछ भी खरीदा, 500 रुपीज का कुछ खरीदोगे, तो जो कस्टमर, जो तुम्हारा सेलर है वो तो देगा ही ना। यहाँ पे भी लोग बचा लेते हैं, ऐसा नहीं कि बचा नहीं सकते, पर डिफिकल्ट है, सेटिंग होनी चाहिए तब। तो अगर सेटिंग नहीं होगी तो तुम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर डिफिकल्ट है और यहाँ पे तो काफी पॉसिबल है। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कि डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इन्फ्लेशन रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं आपके पास। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये हेल्प कैसे करते हैं इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में? इको में एक कर्व होता है, उससे पता चलेगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इस वाले को नहीं देख रहे। ठीक है। उसके बाद शिफ्टेबिलिटी, आप इसको नहीं शिफ्ट कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि सपोज आपका फ्रेंड भी सेम ऑफिस में काम कर रहा था और उसकी 50,000 इनकम थी, आपकी 40,000 है। आप उससे कह दो कि भाई देख मेरी 40,000 है, तेरे से 10,000 कम है, तू ही अपने में से मेरा टैक्स पे कर देना। ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो जिसने इनकम अर्न की है वही इंसान टैक्स को पे करेगा। तो आप अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरी जगह। यहाँ पे कर सकते हो, जाके ले लो पेप्सी किसी भी शॉप पे से, दोस्त से कह दो भाई तू पे कर दे, वो कर देगा, उसने कर दिया पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। तो एग्जाम्पल्स देख लो यहाँ पे, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, परक्यूजिट टैक्स, ये क्या है, सारे के सारे आपके डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो सकता है आपके पास, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ मूविंग ऑन, एक चीज पे ना, या नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स। स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स क्या, सी, सबसे पहले आता है आपके पास इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आपका पहला चीज आई। उसके बाद एक्ट क्या होती है, एक्ट के अंदर आपको जैसे एक बिल आया था, ठीक है, बिल आप क्या करते हो, पहले लोकसभा में देते हो, उसके बाद फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा से आपका प्रेसिडेंट जो है वो साइन करके देते हैं। तो एक्ट में तो आपको बता रखा होता है कि ये चीजें हैं, इसके अंदर ये काम आएगा और इसलिए बना है, डेफिनेशंस वगैरह वो सारा आपका एक्ट के अंदर दे रखा है। अब ये क्या है, इनकम टैक्स रूल्स 1962। रूल्स में क्या होता है कि कैसे आप लेवी करने वाले हो, ठीक है, क्या तरीका आप यूज करोगे, वो कहाँ दे रखा होता है आपको, इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसको कैसे देख सकते हो कि सपोज आप सैलरी, जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, आप वो कैलकुलेट कर रहे हो, तो अब वो किस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब कि कहाँ पर आपको टैक्स पे करना है, कहाँ पे आपको डिडक्शन मिल सकती है, कहाँ पे आपको एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं और कितने परसेंट से करना है, वो सारा क्या कहाँ आ जाएगा आपका रूल्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद है आपके पास फाइनेंस एक्ट। ओके।
ये भी आपका इनकम टैक्स के अंदर आ जाती है, हर साल आता है। सर्कुलर्स गवर्नमेंट रिलीज करते रहते हैं अगर कुछ चेंजेस वगैरह आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड। देन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड कोर्ट्स डिसीजन। तो जो इनकम टैक्स है वो एक कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ मतलब कि आप क्या करोगे, इसको इंग्लिश कॉमन लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश कॉमन लॉ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो कोर्ट है वो पुराने जो चीजें हुई है ना उससे रिलेट कर सकता है बातों को। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आपने बिजनेस लॉ में एक केस पढ़ा होगा, गौरी दत्त एंड लालमन शुक्ला। तो उसमें क्या है कि आप अगर सेम चीज में कभी आगे फ्यूचर में कोई केस होता है उससे सेम ऐसा ही जैसे वहां पे हुआ था वैसे ही यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि भाई उस केस में ये वाली चीज हुई थी तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए। तो यहाँ पे इनकम टैक्स भी जो है वो एक इंग्लिश कॉमन लॉ के अंडर ही आता है। तो उसमें आप पीछे जो कभी केसेस हुए हैं तो पीछे की जो आपकी जजमेंट रही है उससे आप आगे के जो डिसीजंस है वो आप ले सकते हो। ओके, नाउ हर चीज की इनकम। सबसे पहले तो एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स दे रखा है। क्या बॉक्स है ये? इसमें ये बताया गया आपको कि किसको, एक मिनट, यस, दिस इज द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको बता रखा है पावर टू लेवी टैक्सेस। पावर टू लेवी टैक्सेस मतलब कि किसने पावर दिया तुमको कि तुम हमसे टैक्स लो। हमने दिया। क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने? हमने दिया तुमको। गवर्नमेंट से बोला कि हमने दिया है गवर्नमेंट को ये जो पावर है अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 265 कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो लॉ ने जिसको अथॉराइज किया है कि भाई तुम टैक्स ले सकते हो, सिर्फ वो इंसान टैक्स ले सकता है, कलेक्ट कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। ओके, तो ये क्या है आपका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सेवेंथ शेड्यूल में जो आर्टिकल 246 है उसके अंदर हमारे पास कुछ तीन लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये हमें पता है। यूनियन लिस्ट बोले तो कि जो यूनियन से रिलेटेड मतलब जिन मुद्दों पर यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। स्टेट लिस्ट जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लेती है और कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों के पास पावर होती है। तो ये जो आपका आर्टिकल 246 है अंडर शेड्यूल 7, उसमें यूनियन लिस्ट के पास ये पावर है। कुछ ना नंबर काफी सारे वो होते हैं जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की अ, दे रखा होता है कि भाई ये जो डिसीजंस है ये गवर्नमेंट ले सकती है। तो जो 82 नंबर है ना, 82 नंबर में इनकम टैक्स का दे रखा है। तो इनकम टैक्स कौन लेवी कर सकता है? आपकी यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो ये भी आपका मैंने अभी बोला था ना ऊपर कि काफी सारी चीजें पता चलेंगी आपको नई नई। तो ये रहा, ये रहा। इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है और एंट्री 82 में आता है ये यूनियन लिस्ट की। तो लिस्ट 1 इन शेड्यूल 7 टू आर्टिकल 246 of the Constitution of India has given the power to the Parliament to make laws on taxes on income अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ये मैंने बताया था आपको कि एग्रीकल्चर पे कौन टैक्स लेवी करता है, यूनियन या स्टेट? स्टेट गवर्नमेंट। जिसने पहले वाली वीडियो देख रखी है उसको पता होगा कि एग्रीकल्चर इनकम ऐसी इनकम है जिसपे कि स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है टैक्स। बाकी जितनी भी इनकम है आपकी उसको कौन करता है? इनकम कौन करता है? यूनियन लिस्ट। ओके, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट। तो ये एक छोटा सा पार्ट था। नाउ इनकम क्या होती है? कुछ तो होती होगी तभी तो हम इतना पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, दो इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द इनकम टैक्स, पर इन लोगों ने कोई प्रेशियस मतलब कोई प्रिसाइज आपको डेफिनेशन नहीं दे रखी है। ओके, तो इनकम जब आप सुनोगे ना तो काफी सारी चीजें यहाँ पे हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। काफी सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे कि भाई ये इनकम है। ओके, नाउ जैसे तुम्हारा ये हो गया ना यूनियन लिस्ट में कि तुमने यूनियन लिस्ट के अंदर तुम्हारा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जिसको हम कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर वैसे तो काफी सारे डिपार्टमेंट हैं, पर
जो टैक्स लेवी करते हैं उसके लिए उन्होंने दो बना रखे हैं। एक है आपके पास सीबीडीटी, ओके, ये मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है तो ये पता होना चाहिए तुमको कि सीबीडीटी बोले तो क्या। सीबीडीटी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर है आपके पास सीबीआईसी। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स लेवी करने के लिए आपके पास ये वाला बोर्ड है, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी करने के लिए आपके पास है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज। तो आपके पास ये दो बोर्ड्स हैं, और ये वाला जो बोर्ड है आपका, ये आपका इनकम टैक्स लेवी करता है, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं एंड जिंदगी में कुछ करते हैं। यस, तो ये जो है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, ये क्या बताता है आपको कि इनकम क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या चीजें हैं जो आप इनकम कह सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा नीचे। यस, यहाँ पे आ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, पर ये हमने कुछ थोड़ी बहुत उठाई हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड गेन, कोई भी कमाई करोगे कहीं से भी आपको फायदा होगा तो उस पर आपको देना पड़ेगा, कोई डिविडेंड है, कोई वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो कि रिसीव किया है किसी ट्रस्ट ने, द वैल्यू ऑफ अ परक्विजिट और प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी, ठीक है, any special allowance or benefit other than perquisites included in under 4। सी अब मैं इसको ना आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये अभी हम आगे करेंगे जब हम पढ़ेंगे ना अच्छे से कि व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी तो वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं काफी अच्छे से नहीं डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद एनी अलाउंस ग्रांटेड बाय द एसएससी। एसएससी कौन होता है? जिसको कि इनकम टैक्स पे करना होता है, either to meet his personal expenses at the place where the duties of his office। उसके बाद वैल्यू और बेनिफिट, फिर कोई कॉम्पनसेशन, कोई आपको प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ लाइसेंस का हुआ है या फिर कैश असिस्टेंस आपको मिली है या फिर कोई सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, रेम्यूनरेशन है, प्रॉफिटल गेन हुआ है आपका म्यूचुअल या फिर कोऑपरेटिव इंश्योरेंस से, कैपिटल गेन हुआ है आपका फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, या फिर आपने कोई सम रिसीव किया है अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये सारी चीजें क्या है आपके पास आ जाएंगी इनकम के अंदर। और ये हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग डेफिनेशंस देख रहे हैं कि क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं। नाउ व्हाट इज असेसमेंट ईयर, ठीक है, जस्ट इन केस आप लोगों को पता ना हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को तुम पे भरोसा नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात, बुरा लगे या अच्छा लगे उनको नहीं है तुम पे भरोसा, तो वो तुमसे ये नहीं कहेगी कि भाई तुम पहले कमा लो फिर दे देना, नहीं, वो ऐसा नहीं करती। जो आपका सीबीडीटी है वो साल में 4 बार आपसे टैक्स जो है वो लेता है, हर महीने के 15th, ये जो 4 महीने ना, मतलब कि जो आप इनकम टैक्स पे करते हो वो हर क्वार्टर में करते हो, ठीक है, एवरी क्वार्टर। तो हमारा जो ईयर होता है यहाँ पे असेसमेंट ईयर, वो 12 मंथ का होता है, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब तुमको क्या लगेगा, तुमको ये लगेगा कि भाई जैसे 31 मार्च है, ठीक है, जैसे अभी 2020 खत्म हुआ था ना, अब ये 21-22 स्टार्ट हुआ है, तो जब ये 2020 एंड हुआ होगा वो वाला सेशन 31 मार्च को, तो तुम्हें क्या लगेगा कि 31 मार्च को मैं रात को बैठूंगा, रात को बैठ के सारी अपनी इनकम ऐड करता रहूंगा और उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट को रातों रात टैक्स पे कर दूंगा। और गवर्नमेंट को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, जैसा भी मैंने पहले बोला था। वो तुमको ये नहीं बोलती कि भाई तुम कमाते रहो और साल के आखिर में मेरे को दे देना, वो पागल नहीं है, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। तो जो गवर्नमेंट है वो हर क्वार्टर में आपसे टैक्स वसूलेगी, हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर के 15th डे को। तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वार्टर था तो वो क्या हो जाएगा, अप्रैल टू जून, ठीक है, अप्रैल टू 30th जून हो जाएगा आपका। तो हर 15 जून को वो टैक्स ले लेगी आपसे, सिंपल, ओके। तो हर क्वार्टर में आप टैक्स जो है वो पे करते हो। तो फिर ये प्रीवियस ईयर क्या है और ये असेसमेंट ईयर क्या है, अभी बताती हूँ। तो सपोज ये 2020 था, ठीक है, 2020 और ये 2021,
ठीक है, ये आपका पीछे वाला साल मतलब कि प्रीवियस ईयर। इसमें आपने क्या किया था, इनकम कमाई थी। ओके, और ये हो गया आपके पास 2021 एंड 22। ये है आपके पास असेसमेंट ईयर। अब आप पूरे साल इसमें असेसमेंट नहीं करोगे, आप क्या कहोगे, भाई मैंने इसमें तो इनकम कमाई थी और ये मेरा असेसमेंट ईयर है, तो पूरे साल में असेस करके आराम से पे करता रहूंगा। ऐसे नहीं होता है, वो थोड़ी ना पागल है। वो क्या करेंगे आपसे, 2020 में जैसे आपने इनकम कमाई, तो आप एस्टिमेशन बेसिस पे ना हर क्वार्टर अपना इनकम टैक्स जो है वो पे करते रहो। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि जब आपका ये जो असेसमेंट ईयर है, ये जब आपका स्टार्ट होगा, जैसे अभी जो लोग है ना, उन्होंने 15th मार्च को टैक्स पे किया होगा अच्छे से। पीछे जो क्वार्टर था उनका, लास्ट क्वार्टर, उसका टैक्स पे किया होगा 15th मार्च को। तो ऐसे ही असेसमेंट ईयर का क्या काम हो गया आप, कि यहाँ पे सिर्फ आप कैलकुलेशंस कर रहे हो। ठीक है, कैलकुलेशन बोले तो कि आपने हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ पे किया है, अच्छी बात है। वो आपने एस्टिमेशन बेसिस पे किया था, वो पूरे साल का नहीं था। अब क्या करना है असेसमेंट ईयर में आपको, कि आपको पूरा कैलकुलेट करना है। ओके, कि भाई मेरी कितनी इनकम हुई है, कितनी नहीं हुई है। उसके बाद आप जो है अपना वो जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करोगे। अगर आपको ज्यादा आपने पे कर दिया है, तो गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। ठीक है, एडजस्ट नहीं करेगी अगले साल में, वो आपको रिफंड कर देगी। ओके, और अगर आपने कम पे किया है, तो उतना जो आपने अमाउंट पिछले साल में कम पे किया ना प्रीवियस ईयर में, वो आप उसको वापस पे कर दो। तो असेसमेंट ईयर क्या है, आप इसको कह सकते हो कि ये एक कैलकुलेशन पीरियड है। इसमें आप असेस कर रहे हो कि आपने पिछले साल में कितनी इनकम टोटल कमा लिया। प्रीवियस ईयर क्या है, जहां पर आपने वो जो इनकम है वो करी है, कमाई है। तो असेसमेंट ईयर तो काफी इजी है। प्रीवियस ईयर क्या है आपका, मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो अगर हमारा असेसमेंट ईयर ये है, तो इसका इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर कौन सा था, 2021, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रीवियस ईयर। Previous year for income tax purposes will be financial year which ends on 31st of March. ओके, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो कैलेंडर ईयर भी लेके चलते हैं ना, कि भाई हमारा तो जो बुक्स हैं वो क्लोज होंगी कब, जनवरी टू दिसंबर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जो हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर है टैक्स का, वो क्या है आपका 31st ऑफ मार्च। However, the assessee can close his books of accounts on other dates. एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि एसएससी जो है वो कैलेंडर ईयर के बेसिस पे कर रहा है, पर उसका जो प्रीवियस ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर ही होगा, फाइनेंशियल ईयर ही होगा। इसको याद रख लो, तुम कुछ भी कभी भी बुक क्लोज करो, कभी भी स्टार्ट करो, उससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं। गवर्नमेंट को टैक्स के लिए जो वो कैलकुलेशन करती है, उसके लिए जो आपका प्रीवियस ईयर है वो कब एंड होगा, 31st ऑफ मार्च। तो इससे क्या होगा, दिस यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर हैज टू बी फॉलोड फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई जॉब थी वो स्टार्ट किया आपने दिसंबर से, तो आपका प्रीवियस ईयर अगले साल स्टार्ट होगा, या फिर ऐसा कुछ। जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है एक प्रीवियस ईयर की 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये पीरियड है, इसी में आपको करना है। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर। सबसे पहले आपका डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हो। डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हो मतलब, मान लो कि आप जनवरी से करते हो, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। पर हमने क्या कहा कि हम तो कब क्लोज कर देंगे बुक, तुम्हारी 31 मार्च से। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा चीज है वो क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, ये तो जनवरी था, तो 3 महीने आगे के वो कहीं और चले जाएंगे आपके, मतलब वो पहले वाले में हो जाएंगे। और इस महीने जो दिसंबर आपका क्लोज हुआ है, ओके, वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि अप्रैल से लेकर दिसंबर प्लस जो 3 महीने आपके लिए जो नेक्स्ट सेशन होगा, वो गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, वो उनके लिए प्रीवियस ईयर ही होगा। आप कोई भी मर्जी डेट चूज करते रहो, हमें 12 महीने का जो आपका इनकम टैक्स है वो चाहिए, तो चाहिए।
अब आप कोई भी फॉलो करो, आप जून से बनाओ, जुलाई से बनाओ, उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना 12 मंथ बता दिया और वो 12 मंथ अपना कर लेंगे। नाउ प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस आपने किया है, मतलब कि जो आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट था वो मिला है बाद में सपोज, और आपकी जो इनकम है वो पहले से ही होने लग गई थी, ठीक है, तो उस केस में भी यही चीज है, 1 अप्रैल 31 मार्च। या फिर आपने कोई न्यू क्रिएट किया है अपना सोर्स ऑफ इनकम, तो आपको नहीं पता भाई, आपने हो सकता है कि वो अप्रैल में कर दिया हो या फिर आपने वो जनवरी में स्टार्ट कर दिया हो, कोई भी केस हो, सिर्फ इतना याद रखो कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है, 31 मार्च का एंड। तो आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, तो जैसे अभी ये वाला साल है 21-22, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या है, 2021। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये हमारा प्रीवियस ईयर था। ओके, नाउ अब कुछ एक्सेप्शंस है टू द रूल टू प्रीवियस ईयर। क्यों, हर चीज में एक्सेप्शन तो होना जरूरी है ना, वरना हमारा दिमाग, हम पागल कैसे होंगे बच्चे लोग। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस आ गए। तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिप ओनर आता है, ठीक है, ये समुद्र था, ओके, और एक बंदा शिप लेके आया, ओके, शिप लेके आया, ये इंडिया था, यहाँ पे ऐसे करके वो आया, काफी सारा सामान उसने यहाँ पे बेचा, ठीक है, और ज्यादा दिनों के लिए नहीं आया था, मान लो 1 वीक के लिए आया था, खूब सारा पैसा, ओके, काफी सारा जो पैसा था वो लेके जा रहा था, ओके, काफी सारा पैसा उसने कलेक्ट कर लिया। अब ये जा रहा है यहाँ से वापस अपने देश। ऐसे केस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा। मतलब ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, मेरा प्रीवियस ईयर अभी थोड़ी ना है, वो तो सपोज ये आया था आपका, मान लो ऐसे ही 1 अक्टूबर 2020 को ये आया था, ठीक है, और 7 अक्टूबर 2020 को ये वापस अपने घर चला गया। तो अब ये नहीं कह सकता कि भाई मैं अब भी क्यों दूं मैं अभी, अभी तो मेरा प्रीवियस ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर में आके लेना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम धंधा नहीं उनके पास कि अब दूसरी कंट्री में जाएंगे उससे पैसे लेने के लिए, कहाँ ढूंढेंगे कहाँ नहीं ढूंढेंगे उसको। तो ऐसे केसेस में जहां पर कि कोई नॉन रेजिडेंट, मतलब कि जो बंदा पिछले 180 डेज से इंडिया के अंदर नहीं रहा है, वो क्या होता है, नॉन रेजिडेंट आपका। तो ये क्या, जिस वक्त कमाया उस वक्त दे दो टैक्स, हम नहीं पीछे पीछे आएंगे तुम्हारा। इन केस पर्सन लिविंग इंडिया, जो कि हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, टाटा बाय बाय, कि अब मैं नहीं आऊंगा, तो इन दैट केस भी आपका जो असेसमेंट ईयर होगा और प्रीवियस ईयर होगा वो सेम होगा। या फिर इन केस ऑफ पर्सन हु आर लाइकली टू ट्रांसफर देयर एसेट्स टू अवॉइड टैक्सेस, मतलब यहाँ पे क्या है कि आप सिर्फ टैक्स अवॉइड करने के लिए, मतलब पैसा आपने बहुत कमाया था पर टैक्स ना आपको पे करना पड़े, इसलिए जो भी आपके एसेट्स हैं वो आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी और को, किसी और के नाम पे। तो सपोज कोई इंसान था, ठीक है, उसके पास, उसकी जो इनकम थी सपोज वो 10 लाख थी। अब उसने क्या किया, उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स थे, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तुम्हारी पर ईयर, तो तुमको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बंदा समझदार था, इसने क्या किया, 5 मेंबर्स थे, पांचों मेंबर्स को 2-2 लाख रुपए बांट दिए, ठीक है, टू 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 ऐसे करके, या अपनी फैमिली में भी नहीं, अपने दोस्तों को दे दिया कि भाई तुम अभी रख लो, बाद में मेरे को वापस कर देना। तो ये क्या कर रहा है, ये टैक्स अवॉइड करने के लिए ये वाले काम कर रहा है। तो ऐसे केस में जो प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर है वो सेम हो जाएगा। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि चलो तुम्हारा हिसाब 21-22 में देखेंगे, नहीं, तुम्हारा हिसाब अब भी होगा, इसी वक्त होगा, 20-21 में ही जो भी टैक्स बन रहा है तो इधर ट्रांसफर तुम बाद में करते रहना, पहले टैक्स पे कर दो। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट था, रूल्स टू प्रीवियस। और एक और है अभी इसमें, इतना ही नहीं खत्म होता है, एक और है, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस में क्या है कि सपोज कुछ हुआ और तुम्हारा नवंबर के टाइम पे बिजनेस जो था वो क्लोज हो गया,
अब इन दैट केस गवर्नमेंट मार्च का वेट नहीं करेगी कि तुम बताओगे मार्च में, नहीं, यहीं पे बता दो। मतलब कि बंद हो गया ना, जितना कमाया है गवर्नमेंट को उसका पोर्शन दे दो, हिस्सेदारी कर दो गवर्नमेंट की, जो भी तुम्हारा बनता है। उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ना तुम्हारा रिश्ता हम हमसे कुछ, ना हमारा रिश्ता तुमसे कुछ। नाउ कमिंग टू अनदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, पर्सन। तो पर्सन क्या होता है? तो जो आपकी इनकम टैक्स एक्ट है वो आपको बताएगी पर्सन क्या होता है। तो पर्सन कौन होता है? आपका एक इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो ये क्या बताता है आपको? एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोले तो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हो सकता है आपके पास, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई लिविंग बीइंग हो सकता है आपके पास इंडिविजुअल, कोई माइनर हो सकता है, कोई अनसाउंड माइंड हो सकता है, कोई डिसेबल हो सकता है। मतलब अगर वो इंसान है तो वो इंडिविजुअल है, इतना याद रखो। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर आपको याद हो 11th क्लास में हमने किया था, तो इसके अंदर दो टाइप के सिस्टम होते हैं। तो एक तो होता है इसमें कुछ दया भागा, दया, तारक मेहता वाली दया, ठीक है। दया भागा ऐसे याद रख लो। दया और बागा थे ना उसमें, ये बागा नहीं है, ये दया भागा है, ठीक है। एक तो था आपका दया भागा, एंड एक है आपके पास, एक दूसरा सिस्टम था आपके पास, मिताक्षरा। ओके। तो ये मिताक्षरा क्या है? ये असम और आपका जो बंगाल है वहाँ पे फॉलो होता है। और जो आपका दया भागा है वो बाकी पूरे इंडिया में। मिताक्षरा, ओके। इसके बाद ये आ सकता है, बट ठीक है ना, कुछ समझ नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, इरिस्पेक्टिव लड़का है लड़की है, उसका फैमिली का जो हिस्सेदारी मिल जाती है। तो दया भागा में क्या है कि वो पैदा हुआ, हिस्सेदारी मिल गई, बस। मिताक्षर में क्या है? वेट करना पड़ता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या आता है हमारे पास? दया भागा एंड मिताक्षरा। तो ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, मतलब कि जो फैमिली बिजनेसेस आपके चलते रहते हैं, वो भी आपका एक पर्सन ही माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। उसके बाद एक कंपनी। तो हमें टाइप्स ऑफ कंपनी पता है ना, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कुछ बताओ जरा कंपनी के बारे में, ये तो पता ही होगा। ओके, तो जितने गैसेस लगाए हैं वो गलत है। ओके, कोई प्राइवेट नहीं, कोई पब्लिक नहीं, कोई बैंकिंग कंपनी, ये नहीं। हम कॉर्पोरेट लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स की अपनी ही डेफिनेशन है कंपनी की। तो कंपनी इनकम टैक्स की नज़रों में क्या हो सकती है? दो हो सकती है। क्या दो हो सकती है? मैं दिखाती हूँ क्या दो हो सकती है। ये रहा आपका। तो ये क्या है आपके पास? कंपनी। तो क्लासेस ऑफ कंपनीज, तो या तो आपके पास एक डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, या फिर आपके पास फॉरेन कंपनी हो सकती है। तो ये इनकम टैक्स लॉ जो है उसमें ये डिफरेंशिएशन है कंपनी का। कॉर्पोरेट लॉ में आपको कंपनी का और अलग कुछ मिलेगा, यहाँ पे क्या है? डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी तो इन्होंने बड़ा आसान सा बोल दिया कि भैया जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो तुम्हारी फॉरेन कंपनी है। ओके। अब डोमेस्टिक कंपनी देख लेते हैं। तो कोई भी इंडियन कंपनी, वो क्या हो जाएगी आपके पास? डोमेस्टिक। तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी था कि इंडियन कंपनी है तो वो डोमेस्टिक कंपनी है। अब एक कंपनी जो कि इंडिया के लोगों को भी, ठीक है, इंडिया में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है या फिर डिविडेंड्स को पे कर रही है विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। ओके। तो कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट for declaring and paying dividend within India out of the income chargeable to tax in India। तो ऐसी कंपनी जो कि उसने इंडिया में कुछ कमाया होगा और उस कमाए हुए पार्ट में से ही वो, कुछ पार्ट में से वो डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर रही है और पे कर रही है, तो इन दैट केस वो भी क्या हो जाएगी? एक डोमेस्टिक कंपनी। और जो ऐसा नहीं करे, मतलब जिसका कि एक तो फॉरेन कंपनी क्या होगी कि जिसका इंडिया से कोई रिश्ते नाते ही नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है कि भाई जो इंसान था
उसने क्या कहते हैं कंपनी जो मतलब मेन कंपनी थी वो तो कहीं और खोली। सपोज कि उसने म्यांमार में कंपनी जो थी वो वहां पे खोल ली, पर जितना भी काम हो रहा है ना, जो भी मेन ऑपरेशंस हैं वो आपके हो रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल ये वो सारी चीजें वो इंडिया के अंदर हो रही है, तो इन दैट केस वो भी डोमेस्टिक कंपनी होगी। बेशक वो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एक आध शेयर होल्डर्स वहां के भी होंगे और यहाँ के भी तो होंगे ही ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डोमेस्टिक कंपनी जो कि इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ डिविडेंड और डिक्लेयर कर रही है आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। ओके, ये वाला बात डोमेस्टिक कंपनी का। ओके, इसके बाद है हमारे पास दूसरा वाला पार्ट, जैसे मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं क्या, इनकम टैक्स। तो कुछ जो डेफिनेशन है वो आपके अलग मिलेंगी यहाँ पे। तो पर्सन हमने देखा कितने सारे पर्सन हो सकते हैं, अभी और भी बचे हैं। अभी हमारे पास फर्म, फर्म क्या होती है, दो टाइप की हो सकती है। एक होती है हमारे पास पार्टनरशिप फर्म, 1932 एक्ट याद करो। एंड उसके बाद एक हो सकती है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी 2008 वाली, ये वाली। तो फर्म हमारे पास दो हो सकती है, as defined under the partnership act 1932 and as defined under the LLP act 2008। तो ये हमारे पास दो टाइप की फर्म्स हो सकती हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि एक हो गया पर्सन मतलब इंडिविजुअल, एक हो गया HUF, एक हो गई कंपनी और एक हो गया हमारे पास फर्म। उसके बाद और भी है, अब है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब इंसान ही, मतलब काफी सारे इंसानों ने मिलकर इसको बनाया। कोई कॉर्पोरेशन है तो उसमें मतलब कि क्या है, काफी सारे इंसान मिल गए और उन्होंने किसी काम के लिए मतलब वो सारे एक साथ आए थे और उन्होंने इनकम भी अर्न कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। whereas एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपका इंसान का कंपनी के साथ हो सकता है, कंपनी का किसी फर्म के साथ हो सकता है और किसी HUF का किसी इंसान के साथ हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो AOI, तो आपको डिफरेंस समझ में आया। AOI मतलब कि ये जो आपको पर्सन दे रखे ना यहाँ पे, इन ये भी हो सकते हैं, मतलब कंपनी टू कंपनी भी एक एसोसिएशन बना सकती है। तो ये बेसिकली क्यों आए हैं यहाँ पे, ये जो एसोसिएशन हुआ है यहाँ पे, ये प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से हुआ था कि भाई हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो एसोसिएशन हम क्यों बनाया हमने, कुछ प्रॉफिट के लिए। वेराज ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स था, इन्होंने मतलब मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं था, पर प्रॉफिट हो गया इनका, तो इस वजह से इनको भी करना पड़ा। तो ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, ये मेंबर्स को ऐड करते रहते हैं अपने साथ, प्लस प्लस प्लस। और जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे हो सकता है कि इनका कुछ प्रॉफिट हो गया, तो इस वजह से इनको भी इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। फिर कोई लोकल अथॉरिटी आपके पास, म्यूनिसिपल पार्टीज या फिर तो जैसे कि दिल्ली के अंदर है MCD, कैंटोनमेंट बोर्ड्स या फिर पोर्ट ट्रस्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास लोकल अथॉरिटी। नाउ एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन लाइक लाइफ कॉर्पोरेशन LIC या फिर यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है आपके पास, एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, और ये जो है ना आपका, मतलब लॉ ने इनको कहा है कि ये है, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं ये लोग। तो मतलब कि जो लोग इसमें नहीं आ रहे हैं, ये ऊपर वाले 6 में, जो यहाँ पे नहीं है ना, जिसका कोई नहीं है, उसका ये है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जिसने इनकम कमाई है चाहे कोई भी हो, उसको देना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बोला था भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, तो काफी सारे केसेस ऐसे भी होते हैं। और आई गेस 2 केसेस हैं जो कि अभी तक ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे कि भगवान को भी टैक्स पे करना पड़ गया है। तो क्या हो सकता है कि सपोज आप रास्ते से जा रहे थे, वहां पे किसी ने ऐसे मूर्ति लगा रखी थी, ठीक है, ऐसे कोई भी गॉडेस गॉडेस की एक पत्थर सा लगा रखा था, उस पर कुछ भी चुन्नी उन्नी उड़ा के अच्छे से और सिंदूर विंदूर रख रखा था। लोग आ रहे थे, ठीक है, आके पैसे चढ़ाए जा रहे थे, यहाँ पे चढ़ा दिए, ठीक है, और ऐसे चढ़ते चढ़ते बहुत सारे पैसे हो गए कलेक्ट। तो ये जो मूर्ति है ना, इसको भी पे करना पड़ेगा। तो कौन पे करेगा इसके बदले, तो या तो जो इसका ध्यान रख रहा था
इंसान वो पे करेगा, क्योंकि मूर्ति तो अपने आप जाएगी नहीं ना बेचारी टैक्स पे करने के लिए कि ले लो मेरे से टैक्स। और जो इंसान ने ये मूर्ति यहाँ पे रखी थी और जो इसकी देख रेख कर रहा था, मतलब कि अब पैसे ऐसे ही रखे रहेंगे मूर्ति के पास तो चोरी नहीं हो जाएंगे, तो मतलब कोई ना कोई इंसान तो कलेक्शन कर रहा होगा ना। तो या तो वो बंदा पे करेगा टैक्स, या फिर जिसके घर में हो सकता है ना कि किसी ने अपने घर के बाहर ही ये लगा रखा हो ऐसे मूर्ति का, और लोग आ आके पैसे चढ़ाते जाते हैं, रात को वो आता है इंसान पैसे निकाल के अपना घर पे ले जाता है। तो अगर ऐसा भी है ना, तो भी आपको क्या है, टैक्स पे करना पड़ेगा, तो बच नहीं सकते हो कैसे भी। नाउ अब एसएससी कौन होता है? एसएससी बताओ कौन होता है? जिसको टैक्स पे करना है वो एसएससी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स, वो एसएससी है। हु इज लाइबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। ओके, तो जैसे कि इंटरेस्ट या पेनल्टी, वो भी क्या होगा, एक एसएससी होगा, मतलब कि तुम टैक्स नहीं पे कर रहे हो पिछले 2-3 सालों से, पेनल्टी लगेगी ना, तो वो इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding अंडर दिस एक्ट। प्रोसीडिंग बोले तो क्या होता है कि जैसे कि आपको नोटिस आ गया, आपने पिछले 2-3 सालों से टैक्स नहीं पे किया था, गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, ओके, लिफाफे में बंद ऐसे मस्त, उन्होंने बोला मिस्टर एक्स वाई जेड आ जाओ पे कर दो, डॉक्यूमेंट्स ले आओ, कमा रहे हो बहुत ज्यादा, अंडर प्रोविजन दिस 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 आ जाओ यहाँ पे। तो अभी तुम मतलब तुम्हें पे करना है नहीं करना है उससे मतलब नहीं है, वो कोर्ट में केस चलता रहेगा, तब की तब देखी जाएगी। पर अभी तुम्हें मिल गया है ना नोटिस कि इतना इतना पे करना है अंडर प्रोविजन दिस दिस दिस, तो आपको पे करना पड़ेगा, प्रोविजन लिखा होना इज नेसेसरी, ओके, कि इस प्रोविजन के अंदर आपको देना पड़ रहा है। उसके बाद इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of the income of any other person in respect of which he is assessable। तो मतलब कि इस एक्ट के अंदर ही कोई ऐसी मतलब कि आप टैक्स पे कर रहे थे मान लो, ओके, आप सैलरी का वाला पे कर रहे थे, पर आपकी रेंटल इनकम भी बहुत ज्यादा है, तो रेंट पे नहीं दोगे क्या? सैलरी से दे रहे हो तो क्या हुआ, रेंट पे भी तो देना पड़ेगा ना। तो ये वो वाला पॉइंट है कि मतलब प्रोसीडिंग हो रही है कि आपके सिर्फ इसके अंदर नहीं है, कोई और भी थी इनकम जिसके अंदर आप हो, तो मतलब कि आपको पे करना है, तो इन दैट केस ऑल्सो टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। नाउ और भी है यहाँ पे, बहुत है। In respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment for the loss sustained by him or by which by such other person। तो कोई प्रोसीडिंग आपकी चल रही है, मतलब आप इतना याद रख लो कि कोई प्रोसीडिंग आपके लिए चल रही है। प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है कि आपको एक नोटिस आ गया है, ठीक है, एक अथॉरिटी से, जैसे सीबीडीटी की अथॉरिटी जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी, वहां से आपको नोटिस आ गया कि भैया आपको ये जो है पे करना है, तो पे करो, ओके। तो आपकी मतलब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, अब आप जाओगे कोर्ट, कहोगे कि भाई नहीं मेरा तो नहीं बनता है ये वो, और वो कहेगा नहीं नहीं बनता है, वो सब चलता रहेगा सालों साल तक, पर अभी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। बाद में जीतते हो हारते हो वो दूसरी बात है। उसके बाद है डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी क्या होता है कि सपोज कोई इंसान था जो कि सपोज अनसाउंड माइंड का था, ठीक है, तो इन दैट केस अब वो अनसाउंड माइंड का इंसान है, तो जाहिर सी बात है कि वो ये सब नहीं जानता है कि भाई क्या टैक्स और क्या चीज, पर लकीली उसकी रेंटल इनकम बहुत ज्यादा थी, ठीक है, उसके जो दादा परदादा थे बहुत रईस थे, और उसकी वजह से उनकी वजह से इस इंसान को रेंटल इनकम बहुत ही ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अंडर इसका कोई गार्जियन था या फिर इसका कोई मैनेजर था या कोई भी था, वो टैक्स पे करेगा ना इसकी जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डीम्ड असेसी, ओके। तो ये हो गया आपके पास डीम्ड असेसी, मतलब कि एक इंसान की जगह पे क्योंकि वो पे नहीं कर सकता है अपने आप, तो कोई और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पे कर रहा है। तो ऐसा किसी एनआरआई के लिए भी हो सकता है कि उसका जो भी लॉयर है या कोई भी एडवोकेट वो उसकी जगह पे कर दे, उसका मैनेजर पे कर दे। फिर हमारे पास हु इज डीम टू बी एन एसेसी इन डिफॉल्ट। एसेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है, जो कि पर्सन ही फेल्स टू कंप्लाई विद द ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन हिम
अंडर सेक्शन, अंडर जो है आपका इनकम टैक्स एक्ट। तो मतलब कि डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब किसको हम कहेंगे, जो कि जिसको पे करना चाहिए था पर पे नहीं किया है, डिफॉल्ट में है वो इंसान क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। नाउ इम्पोर्टेंट, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, एक फ्लो चार्ट बना रखा है, उससे ज़्यादा अच्छे से है, ये रहा फ्लो चार्ट। सी, ये जो आपके नोट्स है ना, ये मेरे से लेने से अच्छा है कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो दे दूंगी, लिंक। ठीक है, ये आईसीएआई की जो वेबसाइट है, ये उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो लिया है। जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो जो आपकी बेयर एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट की, वहां से ली गई है। और ये जो थोड़े बहुत आपके चार्ट्स वगैरह देख रहे हो ना, ये मैंने वहां से लिए। तो आप डायरेक्ट वो रेफर कर लेना, काफी अच्छा रहेगा। सारा उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको नोट्स की एज सच जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे उसकी लिंक से शेयर कर दूंगी, फिर आप अपना आप डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले जब हम कोई भी इनकम जब देखते हैं हम, तो सबसे पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस जो है, मतलब कि वो जो इंसान है वो 180 डेज पिछले यहाँ पे रहा है, सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है। ठीक है, वो चीजें हम देखते हैं। उसके बाद आप जो आपकी इनकम है उसको इन 5 हेड्स के अंदर क्लासिफाई करते हो। सैलरी है, वो सैलरी की इनकम है, मतलब कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का कोई रिलेशनशिप था वहां से ये आई है, या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट वगैरह से प्रॉपर्टी आ रखी है, या फिर आपके बिजनेस और प्रोफेशन से आपको वो चीज मिली है। ठीक है, तो जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसको फीस मिलती है, उसको सैलरी थोड़ी ना मिलती है, ना ही उसको रेंट मिल रहा है। तुम जब जाके उसको पेमेंट कर रहे हो डॉक्टर को, तो तुम उसको फी दे रहे हो, तो तुम्हें ये क्या है, प्रोफेशन से उसको मिल रहा है। ओके, उसके बाद कैपिटल गेन्स, कोई चीज, मतलब कोई चीज नहीं, तुम्हारी कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी रखी हुई थी दादा परदादा की, तुमने बेच दी, इकट्ठा तुम्हारे पास मोटी कमाई हो गई। अब ये जो कमाई हुई है तुम्हें उस पे टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। और जो इनमें नहीं आता वो कहाँ आएगा, वो इसमें आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, हर एक हेड के अंदर आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलेंगी, कुछ डिडक्शंस मिलेंगी, वो आप कर दो। ठीक है, उसके बाद क्लबिंग प्रोविजंस। क्लबिंग प्रोविजंस मतलब कि सपोज एक इंसान है वो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, उसकी वाइफ जो है वो भी कमाती है, और वो भी साल का मतलब 5-6 लाख कमा लेती है अपना घर से, पर वो टैक्स नहीं पे करती, क्योंकि उसके जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एज सच गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल रहा, कैश में हो रहा है। तो इन दिस केस वो क्या होगा, आप जो मेन है ना, जो हस्बैंड था, उसकी इनकम में क्लब हो जाएगा। या फिर आप ये कह लो कि अगर हस्बैंड की इनकम ऐसी थी तो वो वाइफ की में क्लब हो जाएगी। तो मतलब क्लबिंग के कुछ प्रोविजंस है आपके, वो होता है। उसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। तो जब प्रॉफिट हो रहे थे तो गवर्नमेंट आ रही थी ना टैक्स लेने के लिए, तो लॉसेस के लिए भी उन्होंने कुछ प्रोविजंस लगा रखे हैं। ओके, तो गवर्नमेंट सिर्फ सुख की साथ ही नहीं है, दुख की भी है। तो अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो वो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ इन्होंने प्रोविजंस दे रखे हैं कि अगर लॉस हो रहा है किसी का तो टैक्स नहीं पे करना, तो क्या करना है वो बता रखा है। जब ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है आपका, तो आपके पास आती है ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। ओके, इसमें से हम लेस करेंगे जब डिडक्शंस, कौन सी वाली डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 80C, जो कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी मैं डिस्कस करूंगी। 80C से लेकर कहाँ तक, 80U तक। ओके, ये वाला पार्ट। तब आती है आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम। ना अब ये जैसे ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम आई है ना आपके आपके पास, या टोटल इनकम कह लो या टैक्सेबल इनकम कह लो, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो क्वेश्चंस आ जाता है ऐसे कि भाई जो आप टैक्स पे करते हो वो किस पे कैलकुलेट करते हो, GTI पे करते हो या फिर TI पे करते हो। तो हम किस पे करते हैं, टोटल इनकम पे। टैक्स लाइबिलिटी जो है वो हमारी आती है कि हमें कितना जो टैक्स है वो पे करना है। ठीक है, तो ये था आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज भी कर चुके हैं। अब हम एक बार असेसमेंट देख लेते हैं। आई गेस दिस इज द, नहीं लास्ट में थोड़ा सा है अभी। ओके, तो असेसमेंट क्या होता है, जब हम अपना डिटर्मिनेशन करते हैं कि भाई हमारी टोटल इनकम क्या है। टोटल इनकम क्या होती है, GTI में से हम जब
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपनी डिडक्शंस अंडर कौन कौन से सेक्शन, 80C से लेकर 80, ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये याद रखने वाली चीज़ है ना, इसलिए 80U तक जब लेस कर देते हैं तो आता है हमारे पास क्या, टोटल इनकम। और उसके बाद जो भी टैक्स रेट है, मतलब 5% के हिसाब से जो भी आपका आंसर आता है जब आप यहाँ पे देखते हो, तो वो हो जाता है आपके पास टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है ना। ये असेसिंग ऑफिसर क्या है, तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर होता है जो कि कैलकुलेट करता है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एसएससी। सी पहले तो तुमने अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो तुम अपने आप कैलकुलेट करके अपना तुमने पे किया गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक असेसिंग ऑफिसर होता है, मतलब हर एक जोन होते हैं काफी सारे, और हर एक जोन का अपना अपना असेसिंग ऑफिसर होता है। तो तुम्हारा जो जोन है वो सपोज किसी अंडर मिस्टर वाई आ रहा है, तो अब ये जो मिस्टर या फिर सपोज एक्स आ रहा है, तो ये मिस्टर एक्स देखेंगे कि भाई तुम्हारी जो टैक्स लाइबिलिटी है तुम सही सही भी बता रहे हो या फिर गलत बता रहे हो। तो टाइप ऑफ असेसमेंट हम देख लेते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि तुमने खुद ही अपना जो भी कैलकुलेशन वगैरह थी वो तुमने कर दिया। समरी असेसमेंट क्या होता है कि तुमने जाके फाइल ऐसे करके दी कि लो सर ये मेरा टैक्स रिटर्न्स का फाइल है, लो। उसने क्या किया, ओके ओके ओके, मतलब पेज पलटता गया, ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे देख लिया, ठीक है, मतलब सुपरफिशियल, कि ज्यादा ध्यान व्यान नहीं दिया, ऐसे ऊपर से पढ़ के उसने कहा हाँ ठीक है चलो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास समरी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होती है कि उसने आपको बुलाया, उसने कहा ये भैया जो ये तुमने टैक्स पे किया है ना, जरा प्रूफ लेके आओ, जो तुमने यहाँ पे दिखा रखा है ना कि भाई इतने इतने खर्चे किए तुमने, सबका प्रूफ लेके आओ, सारी रिसीट सारे बिल सब कुछ लेके आओ। तो एओ ने क्या किया, तुम्हें कॉल किया फॉर प्रूफ एंड कैलकुलेट्स इन डिटेल, मतलब एक एक चीज एक एक खर्चा बहुत ध्यान से देखना। फिर क्या होता है एक्स पार्टे असेसमेंट। एक्स पार्टे जो पार्टे है आपका पार्टी से रिलेटेड है, पार्टी बोले तो आप, ठीक है, दूसरी वाली पार्टी नहीं, आप वाली पार्टी, मतलब जो एसएससी है वो वहां पे नहीं है प्रेजेंट, सिर्फ एओ था। मतलब जैसे स्क्रूटनी असेसमेंट में मैंने क्या कहा कि एओ ने तुमको बहुत रिस्पेक्टफुली कि मिस्टर एक्स वाई जेड प्लीज कम टू माय ऑफिस विथ ऑल द प्रूफ्स एंड डिटेल, और तुम्हें नहीं गए, तुम ठहरे बड़े आदमी, तुमने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम नहीं गए, तो इन दैट केस जो ये आपका असेसिंग ऑफिसर है वो अपने आप ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और उसको जो सही लगेगा ना वो उतना उसमें कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो सपोज आपने 10,000 का दिखा रखा है कि भाई मेरी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 है, पर उसने तुमको बुलाया कि भाई आओ जरा अपने प्रूफ्स वगैरह लेके आओ कि भाई 10,000 कैसे आया तुम्हारा, पर तुम नहीं गए, रईस आदमी, तुमने क्या कहा, अब वो क्या करेगा, एओ अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है उससे तुम्हारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट करेगा। और यूजुअली ऐसे केसेस में क्या होगा, ज्यादा ही निकलेगी टैक्स लाइबिलिटी, और क्या होगा, तुम उसका ईगो हर्ट करोगे तो क्या वो तुम्हें बख्श देगा। तो ये होता है तुम्हारे पास एक्स पार्टे असेसमेंट। फिर आपके पास रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट में क्या होता है, वो कहता है कि अभी तक तुम्हें पिछले साल की मंगा रहा था ना, सिर्फ मतलब प्रीवियस ईयर की मंगा रहा था, अब तुम प्रीसीडिंग 3-4 सालों की लेके आ जाओ, मतलब कि 3-4 सालों के जो केसेस हैं तुम्हारे, मतलब इस साल तुमने 10,000 भरा है ना, अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि तुम पिछले 2-3 सालों से भी ना गलत गलत भरते हुए आ रहे थे, तो तुम उन सबके प्रूफ लेके आओ। तो अब तुम्हें जितने भी पिछले 3-4 सालों के जो भी प्रूफ थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो लेके वहां पे जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे तो फिर देख लो और पे करना, क्योंकि एक बार नहीं गए तो इतना हो गया, तो दोबारा नहीं जाओगे तो पता नहीं वो क्या ही होगा तुम्हारे साथ। ओके, तो ये था हमारे पास री असेसमेंट। तो एक होता है सेल्फ असेसमेंट जिसमें कि आप खुद कर रहे हो, समरी असेसमेंट देख लिया खाली, टो वेरी गुड। स्क्रूटनी असेसमेंट, प्रूफ्स लेके आओ, एक्सपर्ट है नहीं आ रहे ना, मैं अपने आप कर लूंगा जो करना है। रीअसेसमेंट, पिछले 2-3 साल के उठा के लाओ। ओके, तो इनकम तो हमने कर लिया ना। अब इंडिया, ये तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, तुम्हें क्या पता है इंडिया क्या है, अब तुम्हें पता चलेगा इंडिया क्या है। तो अकॉर्डिंग टू इनकम, जो है आपके पास इनकम टैक्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो टर्म है इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया के बारे में बता रखा है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो भी क्या है, इंडिया है। उसके अलावा भी बहुत इंडिया है, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स,
सी बेड, सब ऑयल, अंडरलाइंग सच वाटर्स, वो भी इंडिया है। अभी मैं बताऊंगी ये क्या होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो भी इंडिया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो भी इंडिया है। एनी अदर मेरीटाइम जोन और एयर स्पेस, मतलब कि हवा पानी भी दो। अभी तो पानी तो छोड़ा ही नहीं था, अब हवा को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स, ये सब इंडिया है। तो सपोज ये आपका इंडिया ऐसा होता है, ठीक है। यस। तो ओप्स, ये क्या हो गया? हाँ, ओके। सो ये आपका है। जो लोग कभी गंगा जी या हरिद्वार गए होंगे नहाने, तो उन्होंने देखा होगा कि जैसे सपोज ये लैंड है, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप खड़े हो, ओके। अब आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा ऐसे कदम बढ़ाते हुए पानी के अंदर जाते हो। यहाँ पे सारे में पानी पानी पानी, ठीक है। दिस इज वाटर वाटर वाटर, ओके। तब अब जैसे आप यहाँ से जा रहे हो, तो एकदम से पानी नहीं आ जाता, मतलब कुछ स्पेस तक ना ऐसे लैंड रहता है, तो जैसे मिट्टी मिट्टी से आपको मिलेगी, ओके। ये वाला मिट्टी, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ताकि थोड़ा सा ना अच्छे से दिखे वो। एंड ओके, तो ये वाला मिट्टी वाला पार्ट आपका सारा यहाँ से ऐसे करके सारा मिट्टी, और फिर अंदर तक ये कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा, और फिर वहाँ पे आपका जो पानी पानी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टेरिटोरियल वाटर्स, अभी ये तो करेंगे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर उसके बाद जब आप अंदर अंदर जाओगे, तो कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी ना जहाँ पे कि वो पानी एंड हो रहा होगा और जमीन को छू रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपके सी बेड है, मतलब कि सपोज इतना था गहरा वो, और अब आपका ये खत्म हो गया। यहाँ तक सारे में जो था वो आपका पानी था। ये यहाँ तक सारे में पानी था आपका, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करके ये पूरा आपका वाटर वाटर वाटर, वाओ वाटर वाटर, ठीक है। और अब यहाँ पे आके ये सी बेड आ गया। तो इंडिया के नीचे का जो सी बेड है, वो भी, अगर आप वहां से कुछ इनकम कमा रहे हो तो वो भी टैक्सेबल है। अगर आप ये जो शेल्फ बेड था आपका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ था सॉरी, यहाँ से इनकम कमा रहे हो तो वो भी इनकम टैक्स में है। अब ये क्या है आपके पास? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ऐसे देखो इसको, मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं। तो सपोज दिस इज योर इंडिया, ऐसे करके, ठीक है। तो इंडिया का जो ये बेड है, यहाँ से लेकर, सपोज ये आपका जीरो है, जीरो से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। एन एम, ये भी इंडिया है। और यहाँ से लेकर आपका 200 वाला, यहाँ से लेकर आपका कितना, 200 नॉटिकल माइल्स, ये भी इंडिया है। तो समझे क्या क्या इंडिया है? सब इंडिया है। तो जीरो से लेकर 12, मतलब ये वाला एरिया तो पूरा इंडिया की ही टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ पे आओगे, टैक्स पे करके जाओगे, इस एरिया में घुसे, और इस एरिया से मतलब तुमने कुछ ऐसा लिया जिससे कि तुम्हें इनकम हो रही है, ओके। अब इसके अलावा ये एक्सक्लूसिव आपका है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। तो यहाँ पे भी आपका इंडिया है, मतलब यहाँ पे भी कमाओगे तो यहाँ पर भी आपके पास जो इनकम हो रही है कुछ, तो इन दैट केस आपको इंडिया के अंदर जो है इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ का सिर्फ पानी नहीं, इस पानी के ऊपर जो ये हवा चल रही है, ठीक है। सॉरी, ये हवा, ओके, हवा जैसी भी होती है, ये जो हवा चल रही है ऊपर पानी के ऊपर, अगर तुम्हें यहाँ से भी कुछ इनकम हो रही है, अब यहाँ से सपोज कैसे इनकम होगी? सपोज कोई प्लेन में तुम जा रहे थे इस वाले पार्ट से, ठीक है, और तुमने प्लेन के अंदर कुछ खरीदा, ओके, तुमने कुछ पे किया है कुछ भी, मतलब उन्होंने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा, तुमसे टैक्स लेना है तो लेना है। तो तुम चाहे प्लेन में ऊपर बैठ के इस एरिया में कमाई करो, चाहे पानी के अंदर घुस के कमाई करो, या पानी के ऊपर रह के कमाई करो,
अगर इस एरिया के अंदर तुम हो, नॉटिकल माइल्स के अंदर, नॉटिकल माइल्स कितना होता है, कुछ 1.8 होता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.8 नॉटिकल माइल्स के अराउंड होता है। तो ये वाला जो है तुम्हारा, इतने में तुमको पैसा जो है वो, मतलब इनकम टैक्स जो है वो पे करना ही पड़ेगा। तो दिस वाज योर इंडिया, जो तुमको नहीं पता होगा आज तक। तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आई टोल्ड यू क्या होता है। उसके बाद एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड एयर स्पेस, ओके, अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। तो मतलब कि दिल्ली है तो वो इंडिया है, दिल्ली की जमीन जो है वो इंडिया है, दिल्ली की जो हवाएं हैं वो भी इंडिया है। तो अगर तुम हवा में उड़ते हुए कुछ कमा रहे हो ना पैसा, तो वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास। जैसे सपोज तुम पैराशूट में थे, ओके, कोई इंसान था वो पैराशूट में था, और वहां पर उसने कुछ पैसे कमाए। कैसे कमाए, कि सपोज तुम पैराशूट में तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कोई और भी इंसान था, कोई कुछ वो बिस्किट वगैरह बेच रहा था, उसने बहुत सारे बिस्किट्स तुम्हें बेच दिए, और उससे तुम्हारे पास इनकम आ रही है, तो इन दैट केस वो भी इनकम टैक्स के अंदर आ जाएगी, मतलब वो भी इंडिया को ही काउंट करोगे तुम। हवा में हो तो ऐसा नहीं है कि वो इंडियन नहीं है, ओके। उसके बाद हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी हमने देखा था ना इनकम क्या क्या होती है, लॉटरी पजल ये वो, हॉर्स रेस में तुमने, अगर कोई इलीगल इनकम भी है ना, किसी ने सट्टेबाजी से पैसा कमाया है, तो इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे, देखो पुलिस को जो करना है तुम्हारा वो करेगी, पर पैसा कमाया ना, टैक्स पे करो। तो टैक्स पे करना इज इम्पोर्टेंट, तो बेशक वो इलीगल इनकम ही क्यों ना हो, टैक्स पे होगा। So I hope I have cleared your doubts about the basics of income tax। और इसके बाद हम जो है, मैं आपकी एचआरएम की वीडियो जो है वो अपलोड करूंगी। सो टिल देन एक बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, एंड थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।